नमस्कार। आज हम जलालाबाद में हैं, कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में, और बीडी इंटर कॉलेज पे हम बैठे हैं। हमारे बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ इस समय हैं और मैं अपने सभी साथियों को, युवाओं को नमस्कार करता हूं, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि युवा शक्ति का बहुत बहुत बड़ा महत्व है और आज के जो युवा हैं वो मेरे समय के जो युवा थे उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर जितना आज इंटरनेट से जानकारी उपलब्ध है, तो आज के बच्चे इस बात पे सीमित नहीं हैं कि उनको कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है या किस लाइब्रेरी तक वो पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। इसका क्योंकि आज सब कुछ स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उपलब्ध है। हाँ, जिन बच्चों के पास ये सेवा उपलब्ध है उनके लिए ज्ञान का भंडार पूरी तरह खुला हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोग का जो अनुभव है, एक्सपोजर है, वो मेरे जनरेशन से बहुत ज़्यादा है। मैं एक प्रक्रिया शुरू की है मैंने एक प्रत्याशी के रूप में। मैं क्योंकि कन्नौज सदर से चुनाव में हूँ, तो मेरा प्रयास ये है कि हम एक संकल्प पत्र बनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र का। जिस तरीके से राज्य स्तर पे भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र जारी करती है, उसके दायरे में रहते हुए हम अपनी स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करें, एक संकल्प पत्र बनाएं, और यदि आपका और सबका जनादेश होगा तो हर 3 महीने पे उसकी हम समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ, ताकि अपने ऊपर एक प्रेशर रहे, एक संकल्प रहे कि ये काम हमको करना है। और जब मैं काम की बात करता हूँ तो केवल वो सरकारी सेवाओं के तहत नहीं कहता कि विधायक निधि से जो काम हो रहा है, सरकार से जो काम हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरकार के दायरे के बाहर के हैं, हम स्व उत्साह से करते हैं, इनोवेशन से करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो मूल रूप से ये जो संकल्प पत्र हमको बनाना है, उसके संकल्प में क्या क्या होना चाहिए, इससे संबंधित चर्चा हम लोग करेंगे। ये शुरुआती बातचीत मैं आपको बताना चाहता था, और साथ साथ अगर आपके मन में मेरे बारे में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं एक छोटा सा परिचय अपना दे देता हूँ। मेरा नाम असीम अरुण है। मैं खैर नगर कन्नौज का रहने वाला हूँ, ठटिया क्षेत्र लगता है। मेरे पिताजी पुलिस में थे और 2 बार डीजीपी रहे, स्वर्गीय श्री श्रीराम अरुण जी। बहुत बड़ा नाम उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में था, ईमानदारी की उनकी एक मिसाल दी जाती थी, और मैंने भी कोशिश की कि उनकी राह पे मैं चलूं। और अब जब मैं लोक सेवा में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि ईमानदारी का जो विशेषण मेरे पिताजी के साथ था और कुछ मेरे साथ है, वो हटना नहीं चाहिए। पूरी ईमानदारी से मैं राजनीति में प्रतिभाग करूं, और ईमानदारी केवल पैसे की नहीं, ईमानदारी निर्णय की भी, ईमानदारी सबको साथ लेकर के चलने की भी, इस राह पे मैं चलना चाहता हूं। तो शुरुआत की इतनी बात के साथ मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके दोनों बात कर सकते हैं। आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके, और हमें अपने संकल्प पत्र में क्या डालना चाहिए ये भी कर सकते हैं। आपसे शुरू करें बेटी। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का पाठक है और अभी फ़िलहाल मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे सिविल सेवा के क्षेत्र में कई लोग जाते हैं और सिविल सेवा में जो भी तैयारी करने जाता है उसका व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कोचिंग संस्थानों के बिना हम लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना असंभव सा लगता है। तो इसमें क्या कार्य आगे होने चाहिए, या भाजपा सरकार की इसमें क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसके बारे में मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा अनुष्का। और केवल सिविल सर्विसेज में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि वैसे भी जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं तो आप और भी बहुत सारी परीक्षाएं दे रही होंगी। इसमें योगी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। एक अभ्युदय नाम से एक योजना शुरू की, करीब शायद 7-8 महीने उसको हो गए होंगे, जिसके तहत मेरे जैसे अधिकारी जो परीक्षा के दूसरे पार हैं सौभाग्य से, वो बच्चों को बताते हैं कि तैयारी कैसे करना चाहिए। और मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की, और मैंने एक पूरी स्कीम बल्कि तैयार भी कर रखी थी। अगर मैं रिटायरमेंट ना लेता, पुलिस में कंटिन्यू करता, तो भी मैं करता उसको, कि किस प्रकार हम लोग वीडियो बना करके ऑनलाइन तरीके से और बिल्कुल फ्री हो, बच्चों को मदद करें कि वो परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। और इसमें केवल सिविल सर्विसेज के टॉपर नहीं, जो हमारे लेखपाल की परीक्षा के सफल विद्यार्थी हैं, सब इंस्पेक्टर के परीक्षा के सफल विद्यार्थी हैं, उनका अनुभव भी आए इसमें।
इसमें कुछ खास खर्चा नहीं होगा और सुनियोजित तरीके से करेंगे। ये तो मेरा व्यक्तिगत संकल्प है, संकल्प पत्र ना भी हो तो भी मुझे करना ही था ये काम और उसकी पूरी योजना मैंने बनाई हुई है। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि जितना कोचिंग का और ये सब व्यापार आपने बोला है, हाँ, हालांकि मदद भी करते हैं तो मैं उसकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सारी परीक्षाएं ऐसी होना चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं तैयारी कर सके। ये शायद मेरे संकल्प से बाहर की बात होगी, पर मुझे लगता है कुछ परीक्षा ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे रहा हूँ पुलिस में, तो मुझे पुलिस की वेबसाइट पे ही सारा मटेरियल मिले, मैं उसको पढूं और उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मेरी तैयारी हो गई। क्योंकि शायद अभी मुझे लगता है हमारी परीक्षाओं में एक समस्या ये है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये पता नहीं चल पाता, वो कभी बदलता रहता है। और हमारी कोचिंग यही कहती है कि हमको पता है सिस्टम क्या है, हमको पता है पैटर्न क्या है, और उसके आधार पे वो हमारी तैयारी करती हैं। तो इसकी शुरुआत निश्चित रूप से कन्नौज से करेंगे, लेकिन ये सब के लिए होगा क्योंकि ऑनलाइन है, कोई भी कहीं भी इसके ऊपर इसका लाभ ले सकेगा, ऐसा प्रयास करेंगे। सर मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है, मैं NIT इलाहाबाद से मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। कौन सा ईयर है सत्यम आपका? सेकेंड ईयर है सर अभी, लेकिन हम लोग को मिलने वाला है PPO, इंटर्नशिप हो चुकी है लगभग। तो आपकी क्या योजना है अब NIT के बाद? सर योजना ये थी कि CSE की तैयारी कर रहे थे, पहले CAPF की कर रहे थे, UPSC CAPF की, फिर उसके बाद CSE में स्विच किया। तो फिर मैं एक देसी क्राफ्ट लाया, मतलब अपने आप से। अभी उसका फ्रंट एंड का काम मैंने कर लिया है, बैक एंड का थोड़ा बचा हुआ है, मेरा एक दोस्त कर रहा हुआ IITian है। देसी क्राफ्ट मतलब? देसी क्राफ्ट मतलब ऐसा है कि सर मैं रूरल एरिया तक कहीं ना कहीं वो पहुंचाना चाहता था, रोज़गार। बहुत सुंदर। मेरी इच्छा ये थी कि मतलब रोज़गार मैं मांगूँ नहीं, मैं रोज़गार देने का ट्राई करूँ, क्योंकि जहाँ पे जिस संस्थान में मैं हूँ वहाँ पे सर एवरेज हमारा प्लेसमेंट होता है 14 लाख, इससे नीचे लगभग शायद ही कम ही होता है सर, होता है लेकिन ऐसी बात नहीं। हाँ, तो मैंने कहा जॉब तो अच्छी खासी मिल ही जाएगी, नहीं तो इसके बाद PhD कर लेंगे, प्रोफेसर बन सकते हैं। मैंने कहा कुछ नया करने की सोचते हैं, फिर हमने CSE को स्टॉप किया, हमने ये इसको बाद में रखेंगे, पहले जो सोचा है रोज़गार जो सामने दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि सर कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें कई सेक्शन हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप जैसे कि आप कोई बहुत ही रूरल एरिया में जहाँ बिजली भी नहीं है, आपके पास सिर्फ फ़ोन है, आप ऑनलाइन भी नहीं चलाना जानते, आप सिर्फ एक कॉल कीजिए, एक तुम्हारा नंबर सर्कुलेट करेंगे हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, अपना नंबर जो होगा, और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो हमें ऑनलाइन जाके अपनी चीज़ हम तक अप्रोच कर सकता है, या फिर कॉल करे हमको और ये बोले कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले मैं उसकी क्राफ्ट को अपने प्लेटफॉर्म तक लेके आऊँगा। जैसे कि वो ये कहेगा मुझसे कि मैं लकड़ी का ये बना रहा हूँ, मैं ये खिलौना बना रहा हूँ, या ये बना रहा हूँ, या मैं खाने की कुछ चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं उसे अपने लोकल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा, उसको मैं MNCs प्लेटफॉर्म तक लेके जाऊँगा, और एक लोकल मार्केट अपने आप में अवेलेबल रहेगा। एक और बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको रोज़गार चाहिए, हमें लेकिन आता कुछ नहीं बनाना, तो हमारी टीम 7 लोगों की जाएगी, वो आपको बताएंगी संभावित चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई जो आपने सोचा और जिस प्रकार आप स्व उत्साह से काम कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया की एक बहुत अच्छी योजना है, यूपी की भी स्टार्टअप की योजना है, और मैं आपको सलाह दूंगा और उसमें मिल करके हम काम करेंगे, जिससे कि हम आपके जो विचार हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के विचार होंगे, और स्टार्टअप इंडिया इसमें हमको एक सीड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, शुरुआती इन्वेस्टमेंट देता है, और ये मानते हुए कि हमसे गलती भी हो सकती है, तो जब गलतियां होंगी तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो इसमें काम करना बहुत अच्छा होगा। दूसरा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो पशुओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसमें मैं सलाह दूंगा कि एक संस्था भी औपचारिक रूप से बनाएं। अगर चाहें तो एक मेरे परिवार की संस्था है, उसके साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक आप काम आपने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से कर रहे हैं, उसको थोड़ा इसका दायरा बड़ा किया जाए। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा काम करने वाले लोगों को धन उपलब्ध कराती हैं, और ऐसा मेरी अच्छी जानकारी में है। पुलिस में रहते हुए मैंने कानपुर में कोविड अस्पताल बनवाया CSR से ही, और बहुत अच्छे से बना, और भी काम ऐसे हुए। तो मैं अनुरोध करूंगा, हम लोग साथ काम करेंगे इस पे, और आपको CSR से फंडिंग भी दिलवाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे। पर मुझे बहुत खुशी है, यही हमारा भविष्य है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे युवाओं पे बड़ा गौरव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा कन्नौज के और पूरे भारत के हमको बहुत आगे और बहुत तेज़ी से लेकर के जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कन्नौज में जो युवा भी बहुत ज़्यादा है, और किसान जो है वो फूल जो इत्र व्यापारी है, या किसान आपस में काफ़ी घनिष्ठता से आपस में जुड़ा हुआ है, उसे आधुनिकता तक आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ विचार आपने किया है? ये कन्नौज का सौभाग्य है, बहुत समय से, ऐतिहासिक समय से इत्र का निर्माण और व्यापार अपने यहाँ हो रहा है, और निश्चित रूप से ये ऐसा क्षेत्र जिसमें और बहुत सारा काम
करने की ज़रूरत है। और जैसा आप जानते हैं इसकी योजना भी है और इसके लिए काम भी किया गया। जितना मैंने समझा है कि इत्र की मैन्युफैक्चरिंग जो है, बनाने की जो क्रिया है वो पारंपरिक है और उसी पारंपरिक क्रिया से ही उसकी वैल्यू आती है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए कि किस तरीके से हम उसको आधुनिक कर सकते हैं और किया भी जा रहा है जैसा आप जानते हैं। लेकिन ज़्यादा काम जो मुझे लगता है इसकी मार्केटिंग को लेकर के है। जितना अच्छा इत्र या सुगंध हम तैयार करते हैं उसको हम और अच्छे तरीके से मार्केट करें, पैकेज करें, तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट मिलेंगे। प्रॉफिट अच्छे मिलेंगे तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और इत्र के क्षेत्र को हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। बारे में नहीं, लेकिन इत्र से इतर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों का जो कन्नौज रहा है, हर्षवर्धन जी की नगरी रही है और इतिहास से, पुरातत्विक विभाग से भी इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, कई बार मैं जयचंद के किले पे और कई जगह पे गई, जैसे अन्नपूर्णा मंदिर है, गौरी शंकर धाम है। वहाँ का जब मैंने इतिहास देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। जैसे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिर है, जितना वहाँ के लोग उसको प्रमोट करते हैं, जितना लोग वहाँ उसको पूजते हैं, यहाँ पे कन्नौज में उतना उसको नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे तो गंगा यमुना तहजीब भी है। तो मेरा सर आपसे यही निवेदन है कि उसके बारे में उसकी ज़रूर आप चर्चा करिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे पुरातत्व स्थल बहुत सारे हैं, तो उस पर अगर फोकस रहेगा, हम क्योंकि हमारी धरोहर रहती है, अगर हम अपनी धरोहर को ही नहीं सहेज सके तो फिर हमारा व्यर्थ है सब कुछ करना। सोशल मीडिया पे हमने मेरी टीम ने एक नोट डाला संकल्प पत्र के सुझाव के लिए, तो उसमें पर्यटन से संबंधित बहुत सारे सुझाव आए। और जो मेरी सोच इसमें है कि पर्यटन में पर्यटक है कौन हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन है, क्योंकि हम सौभाग्य से गंगा जी के तट पे हैं, तो धार्मिक पर्यटन हमारे होता है। उसके अलावा हम सब के कोई अतिथि भी आते हैं, कोई मित्र आते हैं, वो भी एक पर्यटन होता है। और हम खुद भी रोज़ घूमते हैं, कुछ आनंद उठाना चाहते हैं, ये भी एक पर्यटन है स्थानीय रूप से। तो इस पे हम लोग को मिल कर के काम करना है निश्चित रूप से। और काम इस प्रकार से इसमें होगा कि जो पर्यटन स्थल हमारे हैं उनको हम कैसे और साफ़ सुथरा करें, व्यवस्थित करें, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, अगर कोई टिकट है तो वो टिकट की व्यवस्था, और निश्चित रूप से फिर हमारी चीज़ें आसान और अच्छी होती चली जाएंगी। सर, मेरा नाम ऋतिक तिवारी है। मैं MCA द्वितीय सेकेंड ईयर में हूँ। तो मेरा सवाल था कि आप ऐसा क्या करेंगे कि इस समय ऐसा लग रहा है कि आप कन्नौज का जो है ना बूथ, वो आपके लिए सबसे प्रमुख माना जा रहा है कि आप यहाँ से, क्योंकि शिक्षित भी हैं और वैसे भी। तो हमें ये पूछना था कि IT के क्षेत्र में ऐसा क्या करेंगे जिससे हम जैसे युवाओं को रोज़गार मिल सके। और दूसरा, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा अपना कन्नौज की कोई छाप नहीं है, तो ऐसा क्या करेंगे कि शिक्षा या विकास के क्षेत्र में जो कन्नौज की कुछ भूमिका मिले या पहचान मिले। इसमें दो बहुत अच्छी बातें आपने शायद सुनी होंगी या शायद ना सुनी हो भी। पहला, कन्नौज में और सभी जगहों पे ये अभी माननीय मोदी जी की एक वर्चुअल रैली भी अभी थी और उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर ऑप्टिक फाइबर युक्त इंटरनेट को पहुंचाया जा रहा है। बहुत हद तक काम हो गया, बाकी और भी पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले समय में 5G का रोल आउट शुरू हो गया है, 5G आ जाएगा। तो 5G ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कुछ बदल देगी। जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और 5G मिल करके ऐसे सर्वेक्षण इनके ज़रिए हो सकते हैं कि हमारी खेती कैसी हो रही है, खेती में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे कि और अच्छे से हमारी पैदावार हो। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए सरकार का काम है एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क देना, एक व्यवस्था देना। और उस व्यवस्था के तहत आप जैसे युवा आगे बढ़ के इनोवेशन करेंगे, कुछ नया सोचेंगे और कुछ परिणाम उसमें निकलेंगे। दूसरा, आपको जान के ये भी बहुत खुशी होगी कि गंगा जी के साथ साथ 5 किलोमीटर दोनों तरफ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो हमारा कन्नौज जनपद भी उसमें आएगा। और इसके दो फ़ायदे होंगे कि ऑर्गेनिक या प्राकृतिक फार्मिंग जो है उसकी बहुत मांग है और लोग स्वस्थ और अच्छा खाना चाहते हैं।
बिना किसी कीटनाशक के या केमिकल उर्वरक के जो खाद्य तैयार होता है वो कई गुना महंगा बिकता है और अच्छा भी है। साथ साथ तो हमारे कृषक जो इस जोन में आएंगे उनको लाभ मिलेगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ से और बड़ी होगी कि जब 5 किलोमीटर दोनों तरफ यानी 10 किलोमीटर स्वाभाविक नेचुरल फार्मिंग होगी तो जो गंगा जी में प्रदूषण हो रहा है, केमिकल जा रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पे रोक लगेगी। तो जो गंगा जी की पवित्रता है वो और अच्छी होगी और उसके अंदर जो मछलियां हैं, कछुए हैं, डॉल्फिन हैं, वो जब केमिकल पेस्टिसाइड उसके अंदर नहीं जाएंगे तो वो और अच्छी होंगी। तो ये 2 बहुत बड़ी योजनाएं इस समय शुरू की गई हैं। हम और आप मिलकर इसमें अपना योगदान करेंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही कृषकों को बहुत सारी चीज़ें हमें अपने भाइयों को सिखानी होंगी, उसके लिए प्रशिक्षण करने होंगे और मिल करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। देश में सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया सभी के पास सब बातें पहुंचाता है, लेकिन सर मीडिया संस्थान के लिए कोई बात नहीं करता है। उसके लिए क्यों सर मीडिया संस्थान क्या अकेला ही रह सकता है? आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं ना? जी। मुझे लगता है जर्नलिज्म का जो क्षेत्र है वो बहुत परिवर्तन उसमें हो रहा है, पुनः आईटी की वजह से। आज मैं कितने सारे यूट्यूब चैनल देखता हूँ जिनकी व्यूअरशिप किसी सैटेलाइट चैनल से ज़्यादा होगी और ऐसे नौजवान हैं जो अकेले या 2-3 लोग मिल करके चैनल चला रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है और जिसकी वजह से हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है। उसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदे हैं। और पत्रकारिता या जर्नलिज्म का क्षेत्र जो है ये भी एक आंदोलन, एक रेवोल्यूशन के दौर से गुज़र रहा है। हाँ, इसमें कुछ कमियां भी अभी हैं जैसा आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है 2-3 साल में ये एक ऐसा जिसको शेक आउट बोलते हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः लोग उनको देखना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कम होगी। और जो विश्वसनीय जर्नलिस्ट है वो चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे अपनी ऐप संचालित करता हो, उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो मूल बात क्या है, हमेशा से जर्नलिज्म जो है वो पूंजी पे निर्भर रहा, चाहे अखबार छापना हो तो भी और चाहे चैनल चलाना हो तो भी। पर आज उस पूंजी की आवश्यकता बहुत कम हो गई है, अभी भी चाहिए बट बहुत ही कम है। आप चाहें तो अपना एक चैनल अभी खोल सकते हैं और 1 महीने में हो सकता है आपके 10 लाख व्यूअर्स होने लगें और आपको उससे इनकम हो, जिससे आप अपने चैनल को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक आंदोलन सा, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और इससे मुझे लगता है पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बदलेगा। मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि हमारे बच्चे जो पुलिस, सेना और ऐसी भर्तियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी की एक व्यवस्था अच्छी सी हम बनाएं और जितनी ज़्यादा ऐसी हो सके, जिससे कि उसमें बच्चे हमारे जाएं और फिज़िकल दौड़ भाग जो होता है उसकी भी तैयारी करें और साथ साथ जो परीक्षा है उसकी भी तैयारी करें। और इसका मुझे विश्वास है कि अच्छा परिणाम मिलेगा और जितनी हमारा प्रतिनिधित्व सेना में और पुलिस जैसी एजेंसियों में है वो बढ़ेगा। बहुत ही रोचक अनुभव आप लोग के साथ बातचीत में रहा और कन्नौज के युवाओं पे मुझे बहुत विश्वास है और मेरा विश्वास और जोश बढ़ता है युवाओं से बातचीत करके। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया का लाभ हम लोग लेंगे, किस तरह पर्यावरण को अच्छा करेंगे, किस तरह पशुओं की सेवा हम लोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे संकल्प हम अपने संकल्प पत्र में जोड़ेंगे। जो चर्चा में आज आपने बातें बताई, इन सबको हमने नोट किया और अपने संकल्प पत्र में डालेंगे और हम और आप मिल करके इस काम को बहुत तेज़ी से करेंगे, ऐसा पूरा मैं विश्वास करता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं संकल्प के साथ कि संकल्प को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।